इनसे मिलिए कार्यक्रम सुनने वालों को नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिंदा सिंह, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अपने बचपन के विषय में कुछ बताइए। सबसे पहले सभी को नमस्कार अलका जी। बहुत खुशी हो रही है कि अपने श्रोताओं से रूबरू होकर कम से कम मन की बात उन तक पहुंचाने का मौका मिला। शुरुआती अगर बात करें तो मेरा जन्म हुआ था एक आर्मी परिवार में, जहां बहुत डिसिप्लिन और पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता था। हर चीज में आगे बढ़ो वाली बात, चाहे लड़का हो या लड़की, तो वहीं से एक मोटिवेशन आया। चूंकि आर्मी फैमिली के थे तो डिसिप्लिन के साथ साथ मुझे इंडिया के हर जगह जाने का मौका मिला। फादर के रिटायरमेंट होने के बाद जब हमने इंटर पास किया तो उस समय एक डिसीजन लिया कि नहीं, हमारे आसपास के लोगों में बहुत परेशानी है। कहीं शराब पी के मारपीट कर रहे हैं, किसी के घर में बिहेवियर प्रॉब्लम है, किसी के बच्चों को देखा कि लर्निंग डिसऑर्डर है, डिले लर्निंग है। तो हमेशा मन में आया कि क्यों नहीं इसी पे हम लोगों को शोध करने की जरूरत है और इसी विषय को क्यों नहीं लेके चला जाए। तो हमने मनोविज्ञान को चुना और उसी में जाके हमने बीए ग्रेजुएशन किया, एमफिल किया, एमएड भी किया और डिसर्टेशन का बहुत सारा कोर्सेज किया। पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजी में करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब ये लेके हमें लोगों के बीच जाने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। क्योंकि आज हमारा लाइफ स्टाइल जो है बहुत फास्ट हो गया है। हर आदमी परेशान है, बताना नहीं चाहता है। खास करके देखिएगा लड़कियों और महिलाओं में कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आती हैं। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोग हिंदुस्तान अखबार, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और आकाशवाणी, दूरदर्शन को, जिनके माध्यम से हमारे विचार को आप लोगों ने दूर दूर तक फैलाया। मुझे बहुत खुशी होती है जब शुरुआत में 2000 में, आपसे इस बात को हम जिक्र करना बिल्कुल चाहेंगे क्योंकि 2000 में मेरा जब कॉलम शुरू हुआ मन की उलझन, तो जिस तरह मेरे पास लोगों के पत्र और समस्याएं आने लगी, उसको लगा कि नहीं, लोगों में बहुत परेशानी है और इस परेशानी को जितना जल्दी लोगों में जागरूक किया जाए कि नहीं, शरीर का इलाज बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है मन का इलाज। क्योंकि अगर मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है। क्योंकि अकेले शरीर को स्वस्थ रख के अगर आप कुछ चाहती हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखें, तो ये बिल्कुल बेईमानी है। तो इस चीज को हमने जागरूक करने की कोशिश की और बहुत हद तक सफलता मिला। और ऐसा नहीं है, जब ये विषय हमने शुरू किया था तो लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे। चुप चुप रहो, कुछ हो गया मत बताओ, बिहेवियर प्रॉब्लम है, लोग क्या कहेंगे, शराब पी के बच्चे आ रहे हैं, घर में मारपीट हो रहा है, अरे किसको बताओगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। आज लोग जागरूक हो गए हैं, उनको पता है कि नहीं, अगर हमारे घर में किसी तरह के बच्चों को बिहेवियर प्रॉब्लम है, परिवार में घरेलू हिंसा हो रही है, शराब पी रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एग्रेसिव हो गए, तो इलाज की जरूरत है। और आप तो ये न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं जैसे सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सब चीजों में लोगों को पता भी नहीं था। बोलते थे कि भूत प्रेत लगा हुआ है, मारो पीटो, ओझा के पास ले जाओ, ये ले जाओ। कम से कम आज ये जान गए हैं कि ये बीमारी है और शुरुआती दौर में अगर इसका इलाज किया जाए तो बहुत हद तक निकला जा सकता है। ये एक जागरूकता का काम हमने किया और मुझे खुशी है। और सबसे बड़ी चीज अलका जी की, जब आपके पास कोई आता है और जब वो ठीक होता है और आपसे जब कहता है कि धन्यवाद, और तो एक ऐसी प्रसन्नता मिलती है, अंदर से ऐसी एनर्जी आती है कि आपको शायद वर्णन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, भाव विवल कर देता। और ऐसे लोग भरे हुए हैं। कोई वाकया सुनाना चाहेंगी? तो बात जरूर हम श्रोताओं से करना चाहेंगे कि आप हमेशा सकारात्मक सोचें, लेकिन सकारात्मक सोचने के साथ साथ खुद को अनुशासित भी रखें। ये सबसे पहला मंत्र है जो हम लोग का है। क्योंकि जब तक खुद को हम पॉजिटिव नहीं करेंगे, हम कितना भी हमारे अंदर एबिलिटी हो, हम शायद उसको निकाल नहीं पाएंगे। अपनी कार्य क्षमता पे, अपने काम पे भरोसा रखें। आपने बाकियात की बात कही। एक बार किसी प्रोग्राम में जा रहे थे तो काफी भीड़ था, पेड़ के नीचे लोग बैठे हुए थे। हमने पूछा कि क्या बात है, क्यों ऐसे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि एग्जाम चल रहा था। जब मैंने देखा कि वहाँ लड़के लड़कियां सभी झुंड में एक अखबार को पढ़ रहे हैं तो बड़ा उत्सुकता हुआ कि आखिर क्या पढ़ रहे हैं। और जब गई तो पता चला कि मेरी
मन की उलझन को बड़े उत्साह से कोई पढ़ रहा है और बहुत लोग सुन रहे हैं, तो ऐसी खुशी हुई जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल, लेकिन कई ऐसी मतलब परिस्थितियां आई कि लोग बहुत खुश हो गए। अचानक कोई मिला और कहा कि मैडम आपको याद है, मैं वही हूं जो कभी मारपीट करती थी, आज मैं इस पोस्ट पे हूं। तो एक अंदर से बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ जो आपसे शेयर करके मुझे अच्छा लगा। तो यही शायद मुझे लगता है कि यही मेरा अचीवमेंट। जी डॉक्टर बिंदा सिंह जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम व्यवहारगत समस्याओं की बात करें तो आजकल ये समस्या सिर्फ वयस्कों में ही नहीं, बच्चों में भी देखी जा रही है। कोविड काल की भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि लोगों के जीवन में नकारात्मकता ज़्यादा फैल रही है। तो किस तरह से ये पता लग सकता है कि उसको बिहेवियरल थेरेपी की ज़रूरत है, या कि वो शिज़ोफ्रेनिक है, या उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है? क्या इसके लिए भी कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल। बिहेवियर प्रॉब्लम स्टार्ट तो बचपन से ही होता है, क्योंकि शुरुआती दौर में बच्चों को, जब भी कोई बच्चा एग्रेसिव होता है या इस तरह का उद्दंडता वाला व्यवहार करता है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी नकारात्मकता और फ्रस्ट्रेशन होता है। परिवार में लोग उससे ज्यादा उम्मीद करते हैं, हर बात पर से टोका टोकी करते हैं। जैसे आपने कहा कोविड के समय में बिल्कुल बच्चे घर में बंद हो गए, कल तक घूमते थे, खेलते थे, आज उनको एक कमरे में बंद होकर रहना पड़ता है। तो बड़े तो घबराते ही हैं, लेकिन अगर बच्चे की बात करें तो उनकी घबराहट तो दुगुनी होगी। पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हरदम मम्मी पापा हैं अपने काम की वजह से बच्चों को भी डांटते हैं, तो यहाँ बच्चे खींच जाते हैं और आक्रामक व्यवहार करते हैं। आपने कहा कि कैसे पता चले कि कोई बिहेवियर प्रॉब्लम है। कल तक बच्चा मान लो आपके साथ अच्छे से बात करता था, आपके साथ हंसता था, बोलता था, और अचानक आपके हर बात पे चिड़चिड़ा जाना, सामान पटक देना, तोड़ फोड़ कर देना, गाली गलौज कर देना, अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत हद तक करना। और अगर कुछ बच्चे हैं जो अभी के समय में डिप्रेशन में चले गए हैं, जो कल तक जैसे आपके साथ बैठते थे, खाना खाते थे, उनकी भूख मर गई है, किसी कमरे में खुद को बंद कर लिया है, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, दोस्तों के फोन आते हैं तो कहते हैं बंद कर दो, मुझे नहीं करनी है, पढ़ाई के बारे में बोलते हैं मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। ये तो है एक नॉर्मल बात। आपने कहा सिजोफ्रेनिया या साइकोटिक प्रॉब्लम, ये तो न्यूरोटिक है, हर आदमी को होता है, कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं। हम और आपको भी चिड़चिड़ापन हो जाता है, खींच जाते हैं, पेशेंस लूज कर जाते हैं। लेकिन कुछ बीमारी हो जाती है जो धीरे धीरे गंभीर रूप धारण करती है, जैसे आजकल बहुत कॉमन हो गया है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें थॉट ऑब्सेशन भी आता है। और कभी कभी इंसान 24 घंटा नहाना, हाथ धोना, काउंटिंग करना, ये सब भी एक डिजीज है जो बाद में बहुत ही भयानक रूप ले लेता है। ये एंजाइटी के प्रति आता है। इसके अलावा जब साइकोटिक टेंडेंसी होती है, जब साइकोटिक टेंडेंसी उसमें होता है कि हम रियलिटी से कट जाते हैं, वो अपनी दुनिया बना लेता है, जहां वो डिल्यूजन, हेलुसिनेशन में रहता है, शक की बीमारी हो जाती है। यहाँ तक कि अगर कोई खाना दे तो कहेगा खाना में जहर मिला हुआ है। नकारात्मकता, मतलब सच पूछिए तो रियलिटी से उससे कोई वास्ता नहीं होता। ऐसे मामलों को मेडिसिन की सख्त जरूरत होती है। अगर शुरुआती दौर में आप काउंसलिंग करा लेते हैं। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है अलका जी, वो कहना चाहेंगे कि माता पिता से बढ़िया डॉक्टर आपको किसी घर में नहीं मिलेगा। अगर बच्चों को शुरू से उनकी भावनाओं की कदर करें, उनको समझें, उनके कंधे पे हाथ रखें और कभी उनका भी सुने, क्योंकि अभिभावकों को अपने बच्चे के साथ थोड़ा पॉजिटिव बिहेवियर करना है। अपने तनाव को, अपनी परेशानी को बच्चों पे थोपने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बच्चों को मतलब मोटिवेट करें अपने काम को ढंग से करने के लिए। ये मोटिवेट मत करें कि आपको 90% लाने हैं, आपको इस भीड़ का हिस्सा बनना है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बच्चे यही कंपटीशन, यही उलाहना और यही एक्सपेक्टेशन, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, और आपने कहा कि बिहेवियर प्रॉब्लम, ये बिहेवियर प्रॉब्लम लाता है। तो इन सब चीजों से बचना है। और महिलाओं से भी ये कहना चाहेंगे कि जब आप आत्मनिर्भर होंगी, आपके सोचने का तरीका बदलेगा, आप इंडिपेंडेंट होंगी, तो आपके अंदर पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अपने बच्चे को भी अच्छी तरीके से देख पाएंगी। तो ये चीजें जो हैं आपके अंदर आत्मबल लाएगा और बहुत
नेचर के साथ जुड़िए, बहुत अच्छा फील करेंगे। डेली अपने रूटीन में योगा को शामिल कीजिए। हर दिन कम से कम आधे घंटे आप तेज रफ्तार में दौड़िए। मजाल नहीं है आपकी स्थिति खराब होगी और मानसिक बीमार होंगे, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि मानसिक बीमारी कोई शर्म वाली बात नहीं है। हर इंसान को परेशानी होती है और इसको निसंकोच अगर परिवार के किसी सदस्य से चाहे तो शेयर करें। अगर लगता हो कि शायद कोई नहीं सुन रहा है तो किसी भी प्रोफेशनल के पास जरूर जाएं और अपने दिल की बात कहें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के घर में हमेशा एक डिप्रेशन का माहौल रहता है कि अब इनका आगे क्या होगा। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हर बच्चा एक जैसा तो होता नहीं है। किसी में कोई कमी हो, अगर मान लो उसको प्रॉब्लम हो, तो हमें एक्सेप्ट करना। सबसे पहले अभिभावकों को एक्सेप्टेंस जरूरत है। आपका बच्चा अगर मान लो किसी तरह से प्रॉब्लम में हो, अपाहिज हो, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, इसका मतलब नहीं है कि वो और क्षेत्र में नहीं जा सकता है। आप उसके साथ लगे रहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग को हताश हो जाना है और मेरा ही बच्चा क्यों, मेरे ही साथ क्यों, इन सब शब्दों से अपने को दूर रखना है। और अगर आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, जन्मजात डिले लर्नर हो या मेंटली थोड़ा सा वीक हो, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसमें लग जाइए। लोगों की परवाह मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। जैसे बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि अगर बच्चों में कोई प्रॉब्लम है तो बाहर नहीं ले जाएंगे, उनको घर के अंदर रखेंगे, किसी पार्टी में नहीं। अरे आप हर जगह ले जाइए। कल को हमारा ही आपका पैर में चोट हो जाए, लंगड़े हो जाए, तो क्या हमको बच्चे बंद कर देंगे? तो बच्चों को भी हमें एक्सेप्ट करना है जिस रूप में हो। हाँ, लर्निंग के लिए अगर बहुत ज्यादा अगर नहीं कर पाता तो हमें समझना है और उससे मोटिवेट करना है कि हम जितना मैक्सिमम उसके लिए कर सकते हैं वो। बच्चों की बात चली है तो हम जानते हैं कि आप बाल यौन अपराध के खिलाफ जो मुहिम है उससे भी जुड़ी हैं। तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते और एक महिला होने के भी नाते क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगी कि जो बाल यौन अपराध होते हैं उनके कारण क्या हैं और क्या इसका कोई उपाय है? देखिए, बाल अपराध कुछ साइकोपैथ पर्सनालिटी के लोग होते हैं। आप उनके बॉडी से पता चला सकते हैं कि उनके बिहेवियर में आप देखेंगे अजीब तरह का यौन सक्सेशन, मतलब बिहेवियर उनका अच्छा नहीं लगता है देख के। उनका टच करना, उनका नजदीक आके बात करना, उनका आंख देखना, बॉडी लैंग्वेज उनका बिल्कुल सही नहीं होता है। सबसे पहले चीज कि आप जो बाल अपराध की बात कर रही हैं, सेक्स एब्यूज की बात कर रही हैं, वो कोई जरूरी नहीं है बाहर, घर में भी होता है। और सच पूछे तो घर में ही ज्यादा होता है। अगर बच्चा बताना भी चाहता है तो माँ बाप सुनना नहीं चाहते हैं कि अरे तुम्हारे मामा, तुम्हारे चाचा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो पहली बात कि बच्चों को गुड टच बैड टच का बचपन से बताना है। और जब भी आपका बच्चा या लड़का हो या लड़की अकेले रहते हैं तो किसी भी बॉडी पार्ट को किसी को टच करने पर बच्चों को इस तरह का आभास कराएं कि आपसे आराम से वो बता सके। और उस समय जो छुपाते हैं आप देखिएगा वही मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, बाद में गिल्ट फीलिंग में जीते हैं, ऑब्सेशन हो जाता है, एंजाइटी में रहते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं। तो सबसे बच्चों से भी ये कहेंगे कि अगर कुछ भी तुम्हारे साथ होता है तो अपने माता पिता, अपने अभिभावक से खुल के बोलो। लेकिन ये कब हो सकता है अलका जी? जब आपके माता पिता आपसे खुल के बात तो करें। और मोबाइल आजकल जो सबसे बड़ा, जो इसको कह सकते हैं कि हम लोग सुबह से शाम तक, या माँ हो पिता हो, सबके हाथ में मोबाइल है। कितनी देर आप बच्चे के साथ समय बिताते हैं? कोई क्वालिटी टाइम देने को तैयार नहीं। तो जो भी चीज हम लोग बताएं उसके पहले खुद को एक अच्छा रोल मॉडल बनाएं। तो चूंकि बाल अपराध से बचाना है बच्चों को, या कुछ बच्चे थोड़े सेक्सुअल डिविएशन वाले, मतलब बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, तो वो अजीब तरह का हरकत करते हैं अपने घर में। कभी देखिएगा माँ को, बहन को गलत तरीके से छूना, तो डॉक्टर का इलाज होता है। हार्मोन्स के मतलब दवाइयाँ आती हैं और उनको काउंसलिंग के द्वारा उनके बिहेवियर को चेंज किया जाता है। जी, हमारे देश में बाल यौन अपराध के खिलाफ एक्ट भी बना हुआ है, पॉक्सो एक्ट जिसे कहते हैं। लेकिन क्या सजा से लोग सुधर जाते हैं? अगर मानसिक अवस्था की बात करें तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की बदलाव की जरूरत है?
जैसे बहुत लोग कहते हैं कि जो लड़के लड़की में साथ नहीं पढ़े होते हैं, या जिनके भीतर दमित यौन इच्छा रहती है, या जो बहुत दबे हुए कुचले वातावरण में रहते हैं, उनके भीतर इस तरह के अपराध की टेंडेंसीज ज़्यादा होती है। और अब जबकि इसके खिलाफ कानून भी है, तो क्या इसका कुछ असर आप देख रही हैं? क्योंकि आपके पास बहुत केसेस आते होंगे, और समाज में क्या किसी बदलाव की उम्मीद आप देखती हैं? देखिए, बदलाव तो हमेशा आदमी उम्मीद करता है कि बदलाव आएगा, और सवाल है कि क्या अपराधीकरण कम हुआ है, बाल अपराध? तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे बहुत से रीजन है। एक तो परिवार का माहौल। अगर आपके परिवार में अगर पिता माँ को मारता पीटता है, शराब पीता है, आपके घर में कोई तालमेल नहीं है, गंदी गालियां दी जाती हैं, बच्चे हर चीज अपने घर से सीखते हैं। ये अपराध वाली प्रवृत्ति जो हम लोग साइकोपैथ पर्सनालिटी जो बोलते हैं, कोई पैदाइशी नहीं होता है। ठीक है, एक या दो में आपके हार्मोनल चेंज की वजह से कुछ ज्यादा उत्तेजना होती है, लेकिन कोई भी इंसान को अगर सही गाइडलाइन दिया जाए, उसको हम अपराधी बनाते हैं, वातावरण बनाता है। जैसे कुछ बच्चे हैं गलत संगति में पड़ जाते हैं, दोस्तों का पीयर ग्रुप है जो नशा लेता है, उसके लिए, नशे के लिए वो कभी कभी ऐसा अपराध कर देते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सेक्सुअल अब्यूज का एक बहुत बड़ा कारण है, बच्चों को आराम से नेट पे बहुत सी चीजें खुली मिल जाती हैं, परोसी मिल जाती हैं, जिसको वो छोटा मन समझ नहीं पाता है और उसमें जाके गलत व्यवहार करता है उत्तेजना में आके। और आजकल फैशन भी हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, उसमें भी जब एक साथ बैठते हैं तो चूंकि आजकल किशोरों की एक बात करें तो किशोरों की आदत होती है खुद को दिखाने की, उसके लिए भी वो बहुत गलत गलत काम करके आपराधिक प्रवृत्ति को अपनाते हैं। लेकिन हम लोग बस एक ही निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर ठीक करना है तो बच्चे को अपने घर के माहौल को खुशनुमा बनाइए, बच्चों के साथ बैठिए। 10 बच्चे पैदा करने से अच्छा है कि एक या 2 बच्चे घर में हो, सुखी परिवार हो, तो शायद हर बच्चे पे आप पूरा समय देंगे और बच्चे जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनसे आप बचाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने घर के माहौल और शराब को बंद करना होगा। जो बच्चों पे लोग अपराध करते हैं और आप इसके खिलाफ मुहिम से जुड़ी भी हैं, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, ये तो एक बात है। क्या बच्चों को भी हम लोग इस विषय में जागरूक कर सकते हैं? देखिए, आपने कहा कि इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि बाल यौन अपराध करते हैं, ठीक है। तो ये साइकोपैथ पर्सनालिटी होते हैं, क्योंकि अनजाने में नहीं करते हैं, इनका जो नियत होता है वो गलत होता है। बिल्कुल सजा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि सजा ना मिले तो इनका मन बढ़ेगा। जनरली हमने बहुत सारे परिवार में देखा है कि किसी बच्ची के साथ अगर परिवार का कोई सदस्य गलत करता है तो ये लोग उस पे एक्शन नहीं लेते हैं अपने ही घर में, और ये कह के कि रिश्तेदार हैं क्या कट जाए। और उस बच्चे को हमने देखा, उस लड़का या लड़की को, कि आज तक वो ठीक नहीं हो पाया। उसके अंदर में इतनी घृणा है अपने परिवार के लोगों से, अपने माँ से, अपने पिता से, कि उन्होंने मेरे को नहीं समझा, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पे क्या बीती। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिसको हम लोग कहते हैं साइकोपैथ, मनोविकृत, उनको बिल्कुल सजा देनी चाहिए, तिरस्कृत करना चाहिए सामाजिक रूप से, और बच्चों को जागरूक करना है कि इस तरह के किसी भी प्रकार के लोग, प्रलोभन कह सकते हैं, टॉफी देके बच्चों को अपने गोद में बिठाते हैं। तो शुरू से ही हमने कहा कि गुड टच बैड टच क्यों ना सिखाया जाए, कि आपको कोई गोद लेता है आप मत जाइए। स्कूल में भी इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं जहां बच्चों को कहा जाता है कि नहीं, तुम अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसको किसी को हाथ में रखे तो चिल्लाओ। हम लोग एग्जाम्पल देते हैं ना कि अगर कुत्ते को छुइए ना, डॉगी को, इतना जोर से चिल्लाएगा कि आप उसके से दूर भाग जाइएगा। तो बच्चों को क्यों नहीं प्रैक्टिस कराएं कि अगर तुमको कोई टच करता है तुम भी चिल्लाओ ना, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए बच्चा आपका इस चीज को समझ में, गलत और सही की जो डिफिनेशन है उसको हमें अपने घर में सिखानी है, तो बहुत हद तक हम बाल अपराध वाले लिस्ट से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर बिंदा सिंह जी, जब मानसिक स्वास्थ्य की बात हो रही है और हम लोग इस बात से सहमत हैं कि परिवार में एक अच्छा वातावरण होना निश्चित रूप से घर के सदस्यों के मानसिक सेहत पर असर डालता है,
हर सच पूछिए तो एक पढ़ी लिखी, एक समझदार, एक मानसिक स्वस्थ महिला अगर घर में हो तो पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है, बच्चे अच्छा करने लगते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए महिलाओं से ये कहना चाहेंगे कि वो अपने लिए जरूर समय निकालें। हमेशा याद रखें कि इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, खुद को रिस्पेक्ट दें और अपने कार्य क्षमता पे भरोसा रखें। डिसिप्लिन को हम पहली प्राथमिकता देते हैं कि जिस घर में डिसिप्लिन होता है, टाइम टेबल का महत्व होता है, पॉजिटिविटी होती है और घर बड़ा सलीके से रहता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा भी भाग जाती है। और महिलाओं को खुश करना है तो परिवार का माहौल को खुशनुमा बनाइए। थोड़ा इनको चाहिए इमोशनल सपोर्ट, घर के मेंबर उनको सपोर्ट करें। और महिलाओं को भी चाहिए कि हर काम मैं ही कर लूंगी जैसे सोच से खुद को निकालें। तनाव में रहेंगी, चिड़चिड़ी रहेंगी तो कैसे अपने बच्चों को बड़ा करेंगी, कैसे अपने परिवार को देखेंगी। तो यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है महिलाओं को कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर दिन अपने लिए, योग के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए, अपने खान पान के लिए, अपने प्रोटीन कैल्शियम के लिए समय निकालें। नकारात्मक चीजों से दूर रखें। स्ट्रेस हार्मोन्स निकल के आपके बॉडी को कमजोर करेगा। जैसे कि आप देख रही हैं, मेमोरी कम हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है, इमोशनल इम्यूनिटी कम हो जाता है। तो क्यों नहीं हम खुश रहें और अपने दोस्तों से बात करके, अपने बच्चों के साथ खेल के, कूद के, गाना सुन के, अपने काम को बहुत इम्पोर्टेंट देके हम खुश रह सकते हैं। जी, और घर बाहर दोनों जगह की जिम्मेदारी निभाते हुए आपने भी एक सफल महिला के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया है। तो आप अपने विषय में बताएं, फुर्सत के पल को आप कैसे बिताती हैं? देखिए, काम तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब हम अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तो काम कैसे कर सकते हैं। परिवार के साथ एक अच्छा तालमेल और किस्मत अच्छी थी कि परिवार का सहयोग मिला, ये भी शायद मेरे लिए पॉजिटिव रहा। बच्चों को हमने कभी नहीं थोपा कि तुम्हें ये करना है, क्योंकि जब हम किसी को थोपते हैं तो इरिस्पॉन्सिबल होता है, उसको लगता है अरे ये तो मुझसे कहा गया है। किस्मत अच्छी है, मेरे बच्चे अच्छे जगह पे हैं। और आपने कहा कि अपने लिए तो मैं बिल्कुल समय निकालती हूँ, चाहे वो अपने दोस्तों से बात करने की हो, गाना सुनने की हो, टीवी देखने के लिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ। डॉक्टर बिंदा सिंह, इस समय कई लोग तो इतना डिप्रेशन में आ गए हैं, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अपनी परेशानियों का सामना नहीं कर पाते, तो आत्महत्या जैसे कदम तक उठा लेते हैं। देखिए, जिंदगी बहुत अनमोल है, ठीक है। अगर आप दुखी होते हैं तो अपने मन की बात किसी सामने वाले से जरूर शेयर करें, क्योंकि आत्महत्या का विचार जो आता है वो एक दिन में नहीं आता है। इंसान लंबे समय तक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, हेल्पलेस हो जाता है, उसको लगता है दुनिया में कोई उसको मदद करने वाला नहीं है। ऐसे में वो कदम उठाता है इम्पल्सिव होके। तो अगर उसी समय मान लो अगर मेरे मन में आता है विचार कि हम अपने जीवन को खत्म कर लें, जैसे किसी की पत्नी ने कहा कि पति के मरे हुए 1 सप्ताह हुआ और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का जान दे दूं। अगर उसी बीच में आप उनसे बात करते हैं, उनके साथ थोड़ा उनको अलग ले जाते हैं, उनको एंगेज रखते हैं, तो उनका मन जो है, उनका इम्पल्स बदल जाता है, थॉट बदल जाता है और नेगेटिविटी कम होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग, जो लोग दिखते हों कि बहुत फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हो, किसी से बात नहीं करते हो, रात भर जगे हो, बेचैन रहते हो, थॉट ऑब्सेस, उसको थोड़ा सा गंभीरता से लें। जीने का मन नहीं करता, कहीं ना कहीं मेरे अंदर का वो तकलीफ है जो मुंह से बाहर आ जाता है। तो यहीं पर आपको परिवार वाले को सतर्क हो जाना है, जरूरत पड़े गंभीरता से लेते हुए किसी प्रोफेशनल से जरूर मिलें, क्योंकि समय रहते अगर हम इनको पहचान लेते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, तो बहुत हद तक घटना कम होती है। ये समय नकारात्मकता और भय का वातावरण सबके लिए सामने ला रहा है। बहुत लोगों के लिए ज्यादा चुनौतियां हो गई हैं, युवाओं को भी एक इनसिक्योरिटी की भावना आ गई है। ऐसे में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने पहले के अच्छे दिन भी देखे हैं, उनके ऊपर असर हुआ है, और किस तरह से इस समय में हम अपने मन मिजाज को शांत रख सकते हैं। ये महामारी पूरे विश्व में हर को त्राही त्राही करा रहा है। अभी हमें इस चीज को सोचना है कि बुरा दिन हमेशा नहीं होता है, आने वाला समय अच्छा होगा, इसलिए धैर्य को हमें खोना नहीं है।
पॉजिटिव सकारात्मक सोचना है। देखिए, आर्थिक तंगी से हर लोग जूझ रहा है तो मतलब एक सामान्य सी बात है। ऐसे में बुजुर्ग थोड़े अलग थलग हो गए हैं, लेकिन बुजुर्गों से ये कहना चाहेंगे कि वो अपने लिए जो समय मिल रहा है किताब पढ़ें, अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे बात करें, और बच्चों को चाहिए कि बस बुजुर्ग जो थोड़े अलग थलग पड़ गए उनसे थोड़ी बातचीत करें। और ये जो समय है जो हम लोग जिससे काफी परेशान है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, और एक तरह से कहें तो सामाजिक रूप से भी एक दूसरे से अलग थलग पड़ गए हैं, तो धैर्य से हमें पॉजिटिव सोचते हुए और नकारात्मक बातों को जितना से जितना कम हो सुने और उसके बारे में डिस्कस करें। वो सही खान पान की जरूरत है। और योगा बिल्कुल, आप मान लो आप पूजा 5 मिनट ही करते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, आप एक नियम बना लेते हैं कि हमें नहा के पूजा करना, तो आप एक डिसिप्लिन में भी आते हैं। तो सबका एक दायित्व बन जाता है कि घर के माहौल में बुजुर्ग को भी शामिल करें, उनकी भी थोड़ी सुने और छोटे छोटे बच्चों को उनके पास भेजें। और अगर घर के पास ही आपको कहीं टहलने का है तो वहां थोड़ा टहलने के लिए जाएं, कि टीवी देखें, गाना सुने, पर नकारात्मक बातों से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा है, ये सब चीजों से बच्चों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को बिल्कुल दूर रखें। क्योंकि जब हम नकारात्मक बातों को सोचते हैं तो नेगेटिव हार्मोन्स निकल के हमें कमजोर बनाते हैं। जब आप तनाव में होते हैं, आपका पेट खराब हो जाता है, सिर दर्द करने लगता है, बेचैनी होने लगती है, मतलब पैनिक अटैक का भी कारण आपका मन है। आप पॉजिटिव रहेंगे, खाने का भी मन करेगा, टहलने का भी मन करेगा, योग का भी मन करेगा और लोगों से भी बात करने का मन करेगा। इस उलझन से खुद को हम निकालने के लिए अपने आप को तैयार करें, तो समय है, निकल जाएगा। सतर्कता जरूरी है, हम लोग मास्क का इस्तेमाल करें। समय दूर नहीं है जब हम इस बीमारी से भी जीत जाएंगे। तो बस मन को खुश रखें, तन भी खुश रहेगा। कहना चाहेंगे कि हमेशा अपने आप को सकारात्मक सोच से भरा रखें। खुश रहने के लिए कोई दवा नहीं होता है, हम जब चाहें खुद को खुश कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं और अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना सकते हैं। और यही एक अस्त्र है जिससे हम अपनी जिंदगी में शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को तरोताजा स्वस्थ रख सकते हैं। जी, हमारे स्टूडियो में आने और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।